चलो यार, थोड़े कुछ लॉज के बारे में देखते हैं। ये जनरल साइंस का कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। जैसे इम्पोर्टेंट लॉ प्रिंसिपल्स, इम्पोर्टेंट लॉज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। ये क्या कहता है? इन केमिकल चेंजेस मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed, ओके। The sum total of the masses of all the product of a chemical change is exactly equal to sum total of the substance from which these products have been formed. That means law of conservation of matter कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है ना, अकर कर रही है, तो जो मासेज होंगे, ठीक है, द सम ऑफ total of the masses of all the product of chemical changes is exactly equal to the sum total of the substances from which these products have been formed. That means, है ना, किसी से मतलब कोई रिएक्शन हुई तो उसमें जो मासेज होगा, टोटल टोटल मास होंगे, ठीक है, टोटल मास जो होगा वो चेंज नहीं होगा, ओके। चलो दूसरा देखते हैं। मास एनर्जी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है वेयर E इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम द annihilation of matter of mass m and c is the velocity of light। ये क्या इम्प्लाई करता है? इट इम्प्लाइज दैट द मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। दैट इज, जो मास होती है और एनर्जी होती है वो इंटरचेंजेबल होते हैं, और कि कैसे रिलेटेड होती है? इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन। न्यूटन्स का देखो यूनिवर्सल लॉ देखते हैं हम, ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है कि यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडीज हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करने वाली हैं? अट्रैक्ट करने वाली हैं, ठीक है। देखते हैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। that is, जो gravitational force होगा एफ जी, वो क्या होता है? जी टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यही तो फोर्स होता है। मीन्स जैसे दो बॉडी, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी, जैसे इसका मास m1 है, m2 और ये r दूरी पर रखे हुए हैं, तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है वो हमेशा कितना होता है? ये ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मीन्स हमेशा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। चलो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। एवरीबॉडी, ये देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is compelled to change that state by a force called law of inertia। जब तक कि किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वो अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, और अगर वो मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसके इनर्शिया के कारण, ड्यू टू, इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके। न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a moving body is proportional to the applied force and takes place in the direction of the force। मीन्स देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे इस पर अगर मैं एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ठीक है, ये जो इसका मूवमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, दैट इज डी पी बाई डी टी, वो किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है? एफ के प्रोपोर्शनल होने वाला है, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, जैसे एक दीवार, ठीक है। अब तुम क्या करते हो? इस पे इधर से फोर्स लगाते हो दीवार पे, क्या ये खिसक जाएगी दीवार? जनरली तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये जो फोर्स है, इसको कौन बैलेंस कर रहा होता है ना? तो दीवार भी तो इस पे एक फोर्स लगा रही होगी ना। इसे हम नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं, है ना। मीन्स हमारा एक्शन क्या है कि हम इस पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका रिएक्शन हमें क्या मिल रहा है? दीवार हम पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है जो किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है ना। तो यही होता है एक्शन रिएक्शन पेयर, ओके। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके। ये न्यूटन थर्ड लॉ है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। ये कुछ लॉज थे जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, ओके।
कुछ डिफरेंट ब्रांचेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे देखो पहला ब्रांच क्या है, एरोनॉटिक्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंसर्निंग फील्ड क्या होता है इसका, साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एयरप्लेन्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोनॉमी में क्या देखते हैं, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, ओके। एपीकल्चर, हनी इंडस्ट्री, बी कीपिंग। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन रिलेशन और टू लाइफ एक्टिविटीज। Biotechnology deals with the use of microorganisms in commercial process for producing fine chemicals such as drugs, vaccine, hormones, etc. on a large scale. Okay. कार्डियोलॉजी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। कार्डियोलॉजी, देखो कार्डियोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ हार्ट, इसे बहुत तुम सब लोग जानते हो। कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, स्किन की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में हम रिलेशनशिप देख ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। और ये यूनेक, study of improvement of human race by applying laws of heredity, it is related with future generation, okay। फ्लोरिकल्चर में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स, फ्लावर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ के स्ट्रक्चर एंड कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ओके, इसमें हम स्टडी करते हैं। और देखो ये देखो गेरोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, ग्रोइंग ओल्ड मीन्स हम लोग बुढ़े होते हैं तो हम उस पर मतलब स्टडी करते हैं कि ये कैसे होता है। और ये देखो गायनिकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके बारे में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, गार्डन कल्टीवेशन में हम हॉर्टिकल्चर में स्टडी करते हैं। और ये हो गया इकोनोग्राफी, टीचिंग ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स, ओके। ये देखो इम्यूनोलॉजी, साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये देखो जूरिप्रूडेंस, साइंस ऑफ लॉ के बारे में देखते हैं। लेक्सिकोग्राफी, कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूमिस्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। ऑब्स्टेट्रिक्स, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद प्रेगनेंसी है, ओके। ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज होता है। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। पैलियोंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फिलेटली, स्टेम कलेक्टिंग। फोनेटिक्स, कंसर्निंग ऑफ साउंड्स ऑफ ए स्पोकन लैंग्वेज होता है, ठीक है। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी, साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो ये पिसिकल्चर, स्टडी ऑफ फिश होता है। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स होता है। सीस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक होता है। सेरिकल्चर, सिल्क इंडस्ट्री, कल्चर्स ऑफ सिल्क, मोथ्स एंड पुपा। टेलीपैथी, कम्युनिकेशन बिटवीन टू माइंड्स एट अ डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, एक तो टेलीपैथी, सीस्मोलॉजी, पिसिकल्चर, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, और इधर देखो गायनेकोलॉजी, गेरोनोथोलॉजी, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एंथोलॉजी, इकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है, ओके। एपीकल्चर भी उतना इम्पोर्टेंट है। ये सब है जो क्वेश्चन एक्चुअली आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओके। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, ओर्स देख लेते हैं थोड़ा, मेटल्स की और कौन सी होती हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो ओर्स ऑफ मेटल, एल्यूमिनियम की और कौन सी होती है, बॉक्साइट होती है और दूसरी होती है क्रायोलाइट, है ना। बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O। क्रायोलाइट का क्या होता है, Na3Al F6, Na3Al F6। इसी तरह से आयरन की कौन सी और होती है, हेमेटाइट होती है, मैग्नेटाइट होती है और आयरन पायराइट होती है। हेमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट होता है Fe2। कॉपर की ओर्स कौन सी होती है, कॉपर पायराइट होता है और कॉपर ग्लांस होता है। कॉपर पायराइट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CuFeS2। इसी तरह से कॉपर ग्लांस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Cu2S होता है, ठीक है। जिंक की ओर देख लेते हैं, जिंक को Zn से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिंक ब्लेंडे होता है एंड कैलामाइन होता है।
तो जिंक ब्लेंड क्या होता है, ZnS होता है, एंड कैलामाइन होता है ZnCO3 होता है। इन द सेम वे सोडियम की ओर्स कौन सी होती है, रॉक साल्ट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। रॉक साल्ट क्या होता है, NaCl होता है, और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 होता है। ठीक है, लेड। पीबी के बारे में देखते हैं, जो उसकी ओर्स होती हैं वो कौन सी होती है, गैलेना होता है, और ये होता है एंगल साइड्स होता है। गैलेना मीन्स PbS होता है, एंड एंगल साइड मीन्स PbCl2 होता है। मरकरी देखते हैं, मरकरी चिनावार HgS होता है, एंड कैलोमल Hg2Cl2, है ना। मरकरी की ओर्स कौन सी होती है, सिनावार होता है और कैलोमल होता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिनावार का HgS से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलोमल का Hg2Cl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो।